हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। और मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको पहले ही बता दूं, हमने प्रीवियस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, अच्छा खासा मैंने डिजाइन बनाया, वो है क्या हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। बहुत बड़ा सवाल भी है। देखो, अब इसके लिए ना आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाऊंगा। वो टर्म याद कीजिए जहां पे पहले वोलेटाइल लिक्विड था और उसमें हमने बाहर से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या ऐड कर दिया था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने ऐड कर दिया था। ठीक है, जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था, आप सभी बच्चों को याद होगा, इसका वेपर प्रेशर पहले से क्या हो गया था, कम। तो वेपर प्रेशर पहले से कम हुआ, ठीक है, उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे। देखो, जब वेपर प्रेशर बच्चों पहले से कम हो गया तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसको हम लोग बोल सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सारे बच्चे मुझे ये बताइए, ये वेपर प्रेशर लो क्यों हुआ। अगर आपको सही से ये चीज समझ में आ रही होगी तो जितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल मैं ऐड करते जा रहा हूं वैसे वैसे इनका वेपर प्रेशर लो होते जा रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यही कहता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ डिपेंड करे किस पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। किस पे डिपेंड करे बच्चों, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, ना कि उसके नेचर पे। ठीक है, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है भैया कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है सॉल्यूशन पे, उसको सिर्फ इसी बात से मतलब होना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये चीजें तो आपने नोटिस भी कर ली कि भैया मान लो 4 पार्टिकल आया होगा सोल्यूट, अगर सॉल्वेंट में मतलब वोलेटाइल वाले लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आया होगा तो भैया वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, 10 आ गया होगा और कम हो गया होगा, 20 आ गया होगा और ज्यादा कम हो गया होगा। यानी जैसे जैसे सोल्यूट पार्टिकल आप क्या करते हो खुद सोचिए, सोल्यूट पार्टिकल आप जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे उनका वेपर प्रेशर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ हमसे ये बोलता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पता करो कितने हैं, पता चल गया आपका काम खत्म वहां पे। अब कई बच्चे ये भी कहते हैं सर यहाँ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का मतलब, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का मतलब बच्चों आप यहाँ पे मोल से ही कंपेयर कीजिएगा। वो मोल फ्रैक्शन वहां पे आए, मोलैलिटी है, मुझे इस बात से नहीं मतलब, लेकिन आप हमेशा मोल ऑफ सोल्यूट ही लेंगे। ठीक है, वैसा नहीं पार्टिकल गिनने लगेंगे, एक पार्टिकल दो पार्टिकल, नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। अरे भैया आप एक छोटा सा चूरा भी डालोगे तभी मिलियन पार्टिकल हो जाएंगे, तो एक पार्टिकल मत गिनना, बेवकूफी हो हमारे लिए। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सबसे पहली प्रॉपर्टी। मैं आपको बता भी देता हूं कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आती है। सबसे पहले रिलेटिव RLVP को मैं बोलूंगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, EL एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ELEVATION, ओके, नहीं लिखा पा रहा, शॉर्टकट लग रहा है, मैं भूल गया। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैं खुद बनाता हूं यहां से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या भैया, एलिवेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं E, ठीक है, इन EIBP को मैंने बोल दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दूसरी प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव की। फिर तीसरा आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। फिर चौथा आता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहले आप समझो कि यही वोलेटाइल लिक्विड था, इसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था। तो आपको याद होगा बच्चों कि जो P टोटल था, P टोटल या आप उसी को P सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, P टोटल या P सॉल्यूशन, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता था, P1 यानी यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड की बात हो रही है, P2 सोल्यूट होता, लेकिन पहला जो है वो क्या है, वोलेटाइल लिक्विड, तो P1 के प्रोपोर्शनली है, मतलब उसी पे डिपेंड कर रहा है। P टोटल हमारा क्या होगा, P1। अब अगर आप P सॉल्यूशन निकालना चाहो तो एक और चीज लिख सकते हो, P1 नॉट इंटू X1, ये मोल फ्रैक्शन है उसका। सारे बच्चे एक चीज अच्छे समझिएगा, मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करिए, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो क्या बच्चों आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये बातें तो सारे बच्चों को याद ही होंगी। जैसे ही आप ये टर्म लिखोगे ना, ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा, ध्यान से देखना,
P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 देखते रहिएगा इज इक्वल टू P सॉल्यूशन। अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, इस पूरे टर्म को मैं ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। P1 नॉट को मैं यहां से किधर भेज, यहीं रहने देता हूं और इस P1 नॉट X2 को मैं इस साइड भेजता हूं और P सॉल्यूशन को दूसरी तरफ। कारण ये मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पॉजिटिव में चाहिए, तो मैंने कुछ ऐसे लिखा P1 नॉट X2, ओहो P1 नॉट X2 इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा P1 नॉट माइनस P सॉल्यूशन। इतने टर्म को बच्चों मैं बोलता हूं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर X2 इज इक्वल टू, इसको मान लो एक बार के लिए मैं समझा रहा हूं, अगर इस टर्म को मैं यहां नीचे भेज दूं ना P1 नॉट हो जाए तो वो हो जाएगा हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आप उतनी चीजें नहीं समझ पा रहे, मैं आपको छोटे से वे में समझा रहा हूं कि भैया यहां पर जो हमारा मोल फ्रैक्शन था सोल्यूट का, मैं उसको 2 मान रहा था और सॉल्वेंट को क्या मान रहा था, मैं 1 मान रहा था। तो वहां से ही जब आप रिलेशन लेंगे तो कुछ इस तरह से आपका आएगा रिलेशन, यानी P1 नॉट माइनस ये जो PI लिखा है इसको आप मान लीजिए P सॉल्यूशन, ये क्या है P सॉल्यूशन अपॉन P1 नॉट। रिलेटिव का मतलब ये होता है रिलेट करना किसी से, तो मैंने भैया वहां पे याद कीजिए X2 P1 नॉट था इज इक्वल टू यहाँ पे था P1 नॉट माइनस P सॉल्यूशन। जो बच्चे ये चीजें भूल जा रहे हैं प्लीज रिवाइंड करके जरूर देख लीजिए। तो अभी तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, आप रिलेट करना चाह रहे हो तो रिलेट मैं किससे करूंगा, उससे सॉल्वेंट से। तो सॉल्वेंट जब नीचे आ जाएगा, नीचे का मतलब ये गायब यहां से गूंज दिया बढ़िया से, अपॉन मैंने कर दिया P1 नॉट। ये हमारा क्या हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है भैया, मोल फ्रैक्शन। जितना नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बढ़ाएंगे मतलब बढ़ते जाएगा, उतना हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा भैया, कम होते जाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी सारे बच्चों को। चलो अब इसके बेसिस पे हमको कुछ टर्म्स समझने हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन सभी को पता है। अगर मान लो ये फर्स्ट हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, और सेकंड हमारा बच्चों अगर सोल्यूट है, कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, तो अगर सोल्यूट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपली सोल्यूट का निकालना तो N2 अपॉन क्या करोगे भैया, N1 प्लस N2। सारे बच्चों को एक चीज पता होगा, अगर मान लो मैं ये कह दूं कि यहां पर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है एज कंपेयर टू सोल्यूट, तभी याद रखना, तभी आप इसको नीचे वाले को इग्नोर करोगे, वैसे इग्नोर मत करना। जैसे यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ ना, ये बताया हुआ कि फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, यानी सॉल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तब हम नीचे N2 को इग्नोर करेंगे, नहीं तो इग्नोर नहीं करेंगे। ये चीजें आप सभी बच्चों को भी अच्छे से समझना है कि भैया अगर N2 बहुत कम क्वांटिटी में है, इसका मतलब है N1 बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, नंबर ऑफ मोल्स का जब बहुत ज्यादा होगा तभी हम उसको इग्नोर करते हैं। तो देखो उस केस में N2 अपॉन N1 नहीं तो यही रहेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पे बोला सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोला सॉल्वेंट, तो क्या बेटा हम इसको मास गिवन अपॉन मोलर मास फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। देखिए ये मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता तो इसको ऊपर भेज दिया बस, और कुछ नहीं किया। ये बातें मुझे लगता है सारे बच्चे समझ चुके हैं, और मुझे पूरा भरोसा हो गया बच्चे हो गए टैलेंटेड, क्योंकि ये टर्म्स मैंने पहले ही पढ़ा दिया। तो अगर आप हो गए टैलेंटेड तो इसका फायदा उठाओ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे सॉल्व करोगे, तो आओ हम आते हैं क्वेश्चन पे। सारे बच्चों को मैं ये क्वेश्चन जरूर दिखा दूं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप देखे रहोगे ना तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस मिलता है, भाई क्वेश्चन तो देखा, आप समझ में तो आने वाला है। तो हम वही काम करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं भैया, क्वेश्चन देखेंगे, एक पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा हमने, बोला है वेपर प्रेशर जो प्योर बेंजीन का, देखो साफ साफ जब प्योर बोले तो नॉट जरूर लगा देना। ये बेंजीन का हमको दिया गया कितना 0.850 बार। फिर कह रहा है अब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और बाप रे नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये ऐड किया गया, इसका मास कितना है 0.5 ग्राम। पहले एक बात समझा करो बेटा, ये मास ऑफ सोल्यूट है। अच्छा नॉन इलेक्ट्रोलाइट का हमको मोलर मास भी दे दिया है। अच्छा नहीं सॉरी, ये बेंजीन का शायद मास दिया ना, ना ये बेटा बेंजीन का मोलर मास आपको दिया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आपको मोलर मास नहीं दिया है। आपको मुझे लगता है मोलर मास निकालने को ही कहेगा, तो हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया। हमको मोलर मास बेंजीन का पता है और इसका मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमको दे दिया है, क्योंकि उसी में डिसॉल्व हो रहा है ना। तो हमको जब सोल्यूट का मास पता चल गया, सॉल्वेंट का भी मास पता चल गया, उसका मोलर मास भी पता चल गया, आपको वेपर प्रेशर एक का दिया हुआ है, और बाद में जो वेपर प्रेशर घट जा रहा है यानी सॉल्यूशन का, वो भी आपको दे दिया है।
तो क्या आप मोलर मास नहीं निकाल सकते? तो सारे बच्चे सोचिए, ये होगा हमारा क्या, P1 नॉट, ये होगा हमारा P सॉल्यूशन अपॉन P1 नॉट करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मेरी बात समझिएगा, वहां पर दो चीजें हो सकती है, या तो बेटा आप ये टर्म यूज कीजिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0.5 ग्राम मास है, कुछ भी इसका मोलर मास होगा एज कंपेयर टू 39 ग्राम, बेटा बहुत कम क्वांटिटी में, तो यानी इसका ऑटोमेटिकली ना इसका मोल्स भी बहुत कम आने वाले, इसलिए यहां नीचे इग्नोर किया, नहीं तो इग्नोर नहीं करता। नहीं तो बेटा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है N2 अपॉन N1 प्लस पूरा N2, लेकिन वो नहीं लगाया, यहाँ पे सिंपली क्या लगा दिया, N2 अपॉन N1 वाले फॉर्मूले से। मास गिवन सोल्यूट का पता है, मोलर मास नहीं पता है, बाकी भैया हमको इसका मास पता है सॉल्वेंट का, इसका मोलर मास भी पता है, तो क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बहुत आराम से, ये बहुत हेडेक था ही नहीं, ठीक है। तो यानी रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर के बेटा आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं जो आपको याद रखनी है कि भैया गलती से भी अगर आपको मास गिवन ना नंबर ऑफ मोल के टाइम में ग्राम की जगह मिलीग्राम या किलोग्राम दे दे, मैं पहले ही सजेस्ट कर रहा हूं आप उसको ग्राम में करोगे तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो बेटा, बिना उसके सॉल्व नहीं कर पाओगे, नंबर ऑफ मोल कभी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। सॉल्वेंट के केस में वही है, अगर आपको एक जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है बेटा, अगर वो बार में दिया तो दूसरा भी बार में गिवन होना चाहिए। अगर मान लो बेटा किसी और यूनिट में है तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि दोनों को एक ही यूनिट में एक्सप्रेस कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे, आप कभी आंसर सही नहीं ला पाएंगे। तो ये था मेरा सजेशन। अच्छा वेपर प्रेशर सीख लिया ना, तो मैं आपको छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं। ये मान लो सिर्फ लिक्विड था, इसमें क्या था बेटा, सिर्फ लिक्विड। अच्छा इसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ बन रहा होगा, इसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ बन रहा होगा। मैंने कहा इसमें कुछ मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दूं, जैसे ही ऐड करता हूं इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा घट गया, थोड़ा सा घट गया ना। तो वेपर प्रेशर अगर घट जाता है, आप मुझे बताइएगा अगर किसी का वेपर प्रेशर घट जाता है, देखो तो नहीं थी, मुझे इससे मतलब नहीं, आप फिर से बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे? कई बच्चे कह रहे होंगे सर नया वेपर डाल देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्या करोगे भैया, टेम्परेचर बढ़ाओगे। सारे बच्चे याद करो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर फिर से बढ़ने लगेगा। अगर ये बात आप समझ गए हो तभी मैं आगे का टॉपिक एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करूं, नहीं तो भैया मैं बात नहीं करने वाला। क्या बता दूं मैं स्टार्ट करूं फिर गलत भी हो जाओ टर्म, बात समझ रहे हो? तो मैं ये टर्म तभी स्टार्ट करूंगा जब आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि अगर वेपर प्रेशर कभी भी घट जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास हथियार है क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ, वेपर प्रेशर बढ़ाओ, ठीक है, पैसे लगाओ, पैसा कमाओ। तो वैसे ही यहाँ पर वो नियम है, इसको हमको समझना है सही से। यानी भैया जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर फिर से बढ़ने लगेगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, फिर से बढ़ने लगेगा। तो वही काम करना है, लेकिन अब एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट एक हमारा टॉपिक है, नाम से हम जान रहे हैं एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो वो कब बढ़ेगा उससे पहले शायद हम सभी बच्चों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए बॉइलिंग पॉइंट की। अच्छा जानते हो जब हम लोग 9th और 10th में थे ना, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके साथ हादसा हुआ है, याद था मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं अपने टाइम में 9th और 10th की जब मैं पढ़ाइयां कर रहा था ना, तो मुझे पता चलता था भैया बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाए, बॉयल, बाप रे बाप, इसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन सही नहीं है बेटा, ये डेफिनेशन बचपन में पढ़ा ठीक है, लेकिन अभी हम डेफिनेशन नहीं रख सकते हैं। तो कई लोग कहते हैं तब क्या रखेंगे, तो भैया बीपी का नाम तो कुछ और हो गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया, नहीं बॉइलिंग पॉइंट अभी भी, लेकिन इनके डेफिनेशन थोड़े से डिफरेंट है। जैसे हमें पता है कोई भी लिक्विड बेटा वेपर फॉर्म में बनता है, उसका वेपर प्रेशर आता है। अगर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये एटीएम है, मान लो 1 एटीएम, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उनका वेपर प्रेशर जिस भी टेम्परेचर पे पहुंचे, मुझे इससे मतलब नहीं है, जिस भी टेम्परेचर पे पहुंचे वो उनका कहलाता है क्या, वेपर प्रेशर। अभी मान लो ये भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं पहुंचा, मैं और टेम्परेचर लगा दूं तो अब शायद थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, अब ये टच हो गया। जिस टेम्परेचर पे उस पर्टिकुलर लिक्विड का बेटा वेपर प्रेशर या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, उस कंपोनेंट का, ठीक है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए बराबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं, समझिएगा, ये ऊपर वाला जो लाइन बना रहा हूं ये एटीएम है, 1 एटीएम, ठीक है। मैं आपसे बस खाली ये कह रहा हूं, यहाँ पे लिक्विड था, कौन सा, वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। अच्छा वोलेटाइल लिक्विड, मेरी बात समझिएगा, वोलेटाइल लिक्विड जनरली वेपर बन रहा था, वेपर बना, यहां तक नहीं पहुंचा, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। अब हो सकता है यहां तक पहुंच गया हो, मैंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, चलो यहां तक पहुंच गया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहां तक पहुंच गया।
जिस टेम्परेचर पे पहुंचा मैंने उसको नोट कर लिया, मैंने उसको क्या कर लिया बच्चों, नोट कर लिया। जैसे मान लो आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, मैं वाटर की बात कर रहा हूं, मैंने ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या किया उसमें चीनी डाल दिया, कुछ थोड़े से अमाउंट में क्या डाल दिया, शुगर, ज्यादा नहीं, 10 पार्टिकल तो गिन ही नहीं पाऊंगा ना मैं 5 ग्राम डाल दे रहा हूं, ठीक है, मैंने 5 ग्राम इसमें सोल्यूट डाल दिया शुगर। जैसे मैं शुगर इसमें ऐड करूंगा, याद करिएगा बच्चों, इनका टेम्परेचर, ये वेपर प्रेशर जो होगा ना पहले से कम हो जाएगा, मतलब यहां तक अब वेपर है ही नहीं, मतलब वेपर प्रेशर लगा ही नहीं पा रहा है, कहां तक, सिर्फ यहीं तक लगा पा रहा है। मैंने पहले ही बोला भैया बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉयल होने लगे इससे मतलब नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए बराबर। अरे भैया वेपर प्रेशर तो यहां तक पहुंच गया, घट के यहां तक पहुंच गया, मैं क्या करूंगा कि भैया वेपर प्रेशर फिर वहां तक बढ़ा, मैंने आपको पहले ही बोला है क्या करना है, टेम्परेचर देना है। जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे फिर वेपर प्रेशर क्या होने लगेगा भैया, बढ़ने लगेगा। मान लो थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ गया, यहां तक पहुंच गया। अच्छा, जिस टेम्परेचर पे, याद करिएगा, जिस टेम्परेचर पे बेटा उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया होगा वो उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन आप ये बताइए क्या अभी भी ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ना, ये तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हो रहा था तो हो सकता है 101 डिग्री या 100.5 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस पे कौन होगा, सॉल्यूशन। किस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बराबर हो गया भैया, 101 डिग्री सेल्सियस पे, किसका, सॉल्यूशन का। वो तो किसका था, वाटर का, ये किसका है, सॉल्यूशन का, शुगर सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मेरी एक बात समझिएगा, कई बच्चे ये कह रहे हैं सर इसमें एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या, तो देखो हमको एक चीज तो पता चल गया कि जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, ये सारी बातें सबको समझ में है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, बीपी ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी हम अगर ये बात पता कर लें कि भैया कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, उसी टेम्परेचर को मैं बोलता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी 101 डिग्री सेल्सियस में से 100 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं घटा दूं तो जो टेम्परेचर बच के आ रहा है वही मेरा क्या है, एलिवेशन, मतलब कितना बढ़ा तो वो हमको पता चल जाएगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी यही बोलता है कि भैया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना ज्यादा हो गया है सॉल्वेंट से, उसी को हम कहते हैं क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको दूसरे टर्म्स में बहुत सारे लोग बोले हुए, मैं कभी भी नहीं कहूंगा भैया वो गलत है, मैंने तो अपने तरीके से आपको समझाया और मेरा टर्म बस कह कि आप समझते रहो और क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं बच्चों नए वाले टर्म पे। देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी दे दिया है, पहले बता रहा हूँ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है, ये टीबी का मतलब है सोल्यूशन, याद रखिएगा, यहाँ टीबी क्या है, सोल्यूशन, और टीबी नॉट क्या है, सॉल्वेंट। टीबी नॉट क्या है हमारा, सॉल्वेंट। तो एक ग्राफ के थ्रू भी समझाने की कोशिश करा कि भैया यहाँ पे वेपर प्रेशर इतने में आ गया, लेकिन जैसे ही आपने सोल्यूट ऐड किया वेपर प्रेशर घट गया इसका, तो फिर और ज्यादा टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इनके बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आप सारे बच्चे सोचिए ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ना, हाँ, लेकिन अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन शब्द प्लीज मत यूज कीजिएगा, यहाँ पे एक नए टर्म्स को यूज किया जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन रिलेट जब करता है ना, हमेशा जनरली समझिएगा, तो हम वहां पे एक मोलैलिटी टर्म यूज करते हैं। वहां पे कौन सा टर्म यूज करते हैं, मोलैलिटी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है सारे बच्चों को याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट, चलो बढ़िया से लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, होपफुली ये सारे बच्चे समझ चुके हैं। मुझे कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाऊंगा ना, तो याद रखना यहाँ पे बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको मैं बोलता हूँ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कई लोग उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या उसको बोलते हैं, मैंने एक नाम दे दिया भैया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। मैं इक्विलिब्रियम वाला नहीं बोलने वाला, ठीक है। अब सीधी सी बात, ये मोलैलिटी आप चाहो बच्चों तो फॉर्मूले के थ्रू लगा सकते हो, मुझे नहीं लगता है, मैंने पूरा समय दिया था इसीलिए मोलैलिटी ये सब आपको समझाने के लिए, तो आपको इससे रिलेटेड कभी भी दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की तरफ भी आ जाते हैं। देखो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करने वाला हूं भैया न्यूमेरिकल निकालना कैसे।
ओ भाई कहाँ भाग गया बच्चे मन के सच्चे, कहाँ चला गया भाई? ओहो, तो लग रहा नाराज हो गया था। चलो भाई, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो हमने समझा दिया, इन बच्चों को न्यूमेरिकल भी दिखा दो। चलो हम लोग आते हैं बच्चों न्यूमेरिकल पे। देखो यहाँ पे बोल रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 1 की। भैया मेरा काम आसान, ये है मास ऑफ सोल्यूट, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg दे दिया है। अब क्या कोई बच्चा ग्लूकोज का मोलर मास नहीं निकाल सकता? C6H12O6 है बेटा, तो C एक कार्बन का 12 होता है तो 12 इंटू 6, एक हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस 1 इंटू 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 6, खत्म बात, मोलर मास वहां से निकल गया। अब मोलर मास आपको पता है, मास ऑफ सोल्यूट पता है, मोलैरिटी तो निकल गया बहुत आसानी से। नेक्स्ट अब हमसे क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। देखो मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये तो कथन बिल्कुल सत्य है कि कह रहा है किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होगा, एट 1.013 बार। मतलब आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ, कह रहा है केएफ भी हमने आपको दे दिया, आप हमको ये बताइए वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा। ठीक है, तो ये तो हमको भी पता है ना वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा, शायद ये थोड़ी गलती कर दिया, इसको निकालना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये एट व्हाट टेम्परेचर विल सॉल्यूशन बॉयल लिखना चाहिए था, बच्चा गलती कर दिया। सॉरी बच्चा नहीं बोल सकता भैया, एनसीईआरटी वाले बहुत मार मारेंगे। मैं बस खाली आपको एक चीज बताना चाह रहा था, इसमें सॉल्यूशन का निकालना था बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको खुद भी बताता हूँ प्रोसीजर क्या है। पहले तो मोलैरिटी निकाल लो, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, प्रोपोर्शनल टू एम। केबी की भी वैल्यू दी हुई है तो केबी और एम की वैल्यू रख के पहले डेल्टा टीबी निकाल लो। देखो डेल्टा टीबी में क्या होता है, मेरी बात समझिएगा, जो भी डेल्टा टीबी आएगा नोट जरूर कर लेना, होता है टी सॉल्यूशन, ठीक है, माइनस टी सॉल्वेंट। इसकी वैल्यू आपको पता चल गई इतनी है। सॉल्वेंट यानी वाटर का टेम्परेचर तो आप जानते हो भैया, बॉइलिंग पॉइंट 373.15, तो क्या आप वहां से ये नहीं निकाल सकते हो सोल्यूशन? क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्म्स गलत लिख दिया था, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हम लोग आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कहता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो क्या कह रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पहले ये चीजें मैं बच्चों को क्लियर कर दूं, क्या बच्चे अभी भी इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूजन, मेरे पुराने वीडियोस में बहुत सारे बच्चों ने बोला, मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं। देखो ये मेरा प्योर लिक्विड है, मैं आपसे कह रहा हूं ये मेरा प्योर लिक्विड है, वही लिक्विड में मैंने क्या मिला दिया, बात को समझिएगा, मैंने उसी में क्या मिला दिया, शुगर। पहले मुझे आप ये बताइए, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि इसका वेपर प्रेशर? कॉमन सी बात है भैया, इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? मैंने कहा इसको मैंने फ्रीज में डाला और इसको मैंने फ्रीज में डाला, ठीक है, इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर, मान लो दोनों फ्रीज हो गए, एक बार के लिए मैं कह रहा हूं, दोनों फ्रीज हो गए, तो इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तब भी इसी का ज्यादा होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली वोलेटाइल है, बट ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। यानी दोनों के केस में बच्चों वेपर प्रेशर किसका कम होगा, सॉल्यूशन का। अब आप बस खाली एक चीज समझिए, मैं फ्रीजिंग पॉइंट के डेफिनेशन को बताना पहले जरूरी समझूंगा। फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन ये है कि लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर, और उसी को फ्रीज कर दीजिए, उसका वेपर प्रेशर अगर दोनों का बराबर हो जाए, जिस भी टेम्परेचर पे ये बराबर हो जाए, वो उसका कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे ही सॉल्यूशन है लिक्विड स्टेट में और वो सॉलिड स्टेट में, इन दोनों के वेपर प्रेशर जिस भी टेम्परेचर पे बराबर हो जाए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सारे बच्चे एक बात समझिएगा, मैंने आपको ग्राफ के थ्रू थोड़ा जल्दी समझाया था, लेकिन यहां पे एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है। यहां फ्रोजन पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है, ये ग्राफ गलत नहीं है एक तरह से, लेकिन उसका कंपेरिजन सिर्फ इससे होना चाहिए था, लिक्विड वाले से। हो गया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, सेम टेम्परेचर की बात, मान लो यही हम टेम्परेचर उठाते हैं, तो इस पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, कम तो नहीं होने वाला है, तो ये यहां पे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉलिड स्टेट में, वो भी फिक्स ही होगा भैया, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो मैं इसको ग्राफ को ना कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा गलत बन गया, ये ऐसे बनाता हूं, यहां मिल गया, ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन
सॉल्यूशन, बट किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। और ये वेपर प्रेशर किसका है? वीपी किसका है? सॉल्यूशन का, बट किस स्टेट में? इन लिक्विड स्टेट। तो जनरल वे में ऊपर जानते हो किसका है? सॉल्वेंट। ये वीपी ऑफ सॉल्वेंट है। किस स्टेट में? ये वाला है लिक्विड, और ये वाला किस स्टेट में? सॉलिड, यानी फ्रोजन स्टेट में। यही बात हमको समझनी थी बेटा। ग्राफ में तो भैया सॉल्वेंट से कंपेयर, बट ऐसा हो नहीं सकता ना भैया, हम वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्यों कंपेयर करेंगे सॉल्यूशन से? पर हम एक बात जानते हैं कि भैया सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, सॉलिड स्टेट में भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा किससे ज्यादा होगा? सॉल्यूशन से। इसीलिए सॉल्यूशन का मैंने लेट से स्टार्ट किया कि आप ग्राफ के थ्रू भी समझ पाओ। ठीक है, अब मैं बस खाली आपसे ये कह रहा हूं, यहां से मुझे एक चीज समझ में भी आ गई, इसी भाषा में मुझे समझ में आ गई कि भैया लिक्विड का जो सॉल्वेंट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों, वो क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। अब डिप्रेशन का नाम भी है भैया कम हो जाना, तो यहां पे सॉल्यूशन जो होगा ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा किससे? सॉल्वेंट से। ठीक है, समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना है, फिर से वही डेल्टा टीबी की जगह बस खाली टीएफ। अब यहां पे होगा टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन। उल्टा हो गया काम, क्योंकि सॉल्यूशन यहां पे क्या है बेटा? छोटा है, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? बड़ा। सेम लॉजिक जैसे टीबी के लिए मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी, ये भी होता है बेटा। बस टीएफ की जगह आप जब इक्वल लगाएंगे वहां केबी लगाता है, यहाँ पे क्या लगेगा? केएफ इनटू एम। ये इतना काम हो गया ना बच्चों, तो मोलैलिटी के लिए तो आप एक्सपर्ट हो, पता है कब से? स्टार्टिंग से। तो मुझे इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी यही है कि ये हर बच्चे गलती करते हैं बोर्ड में। मैंने कॉपी करेक्शन के टाइम में ये ऑब्जर्व भी किया कि वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि भैया टी सॉल्यूशन बड़ा होगा। यही गलती नहीं करना है। यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा सॉल्वेंट से कम होगा, यानी डेल्टा टीएफ में सॉल्वेंट को पहले रखना है, माइनस टी सॉल्यूशन करना है। अगर ये आप सही कर लोगे बेटा तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। एक मैं छोटा सा सजेशन आप सभी बच्चों को, चाहे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्व कीजिए, चाहे आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना केएफ या केबी पे। अगर इनके यूनिट्स ना बेटा केल्विन में आपको दिए हुए हैं तो याद रखिएगा जो बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कुछ भी आप ले रहे हो, मुझे इससे मतलब नहीं, उनको भी आप कोशिश कीजिएगा कि केल्विन में ही एक्सप्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेटा अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपसे कहीं ना कहीं गलतियां हो जाए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं केएफ या केबी के यूनिट को देखकर ही हम डिसीजन लेंगे इनका यूनिट कैसा करना है। बट मेरा प्रेफरेंस ये है भैया आप इसको केल्विन में ही एक्सप्रेस करिए। ये बातें जितने बच्चों को समझ में आएंगी दे आर एक्स्ट्रा मल्टी सुपर हाईली टैलेंटेड। मुझे इसके बाद बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट बच्चों अब दो ऐसे टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं और मैं चाहूंगा अभी कि उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करें, क्योंकि अगर मैं ऐसे कंटिन्यूसली आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे बोर भी हो सकते हैं। इसलिए अलग अलग वीडियोस भी बना रहा हूं। अभी एक वन शॉट रहेगा, एक पूरा ऐसे आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलेगा, तो यहां तक आप अच्छे से समझिएगा। और इनके न्यूमेरिकल्स अब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाले हैं, तो प्लीज बच्चों ट्राई कीजिएगा। हाँ, मैं आपको एक और छोटी सी चीज मैं बताना भूल भी गया था। देखिए केबी और केएफ निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, वहां पे भी था एम आर टीबी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच क्या था? वीपी, मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये केबी के लिए है। अब कई लोग कह रहे हैं सर एम क्या? एम है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर है हमारा गैस कांस्टेंट, टीबी है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सेम लाइन यहां पर भी बच्चों। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, पूछिए क्या करना है आपको। जब ऐसा कभी लगे कि केबी या केएफ की वैल्यू नहीं दी है तब आप निकालेंगे। केएफ में कुछ नहीं करना, सारी चीजें एज इट इज रहेगी, बस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की जगह एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आप निकालोगे और बॉइलिंग पॉइंट की जगह आप फ्रीजिंग पॉइंट रखोगे। बाकी सारी चीजें सेम होने वाली, कुछ भी बदलने नहीं वाला बच्चों। देखो मैंने आपको इसीलिए हर एक टर्म इसलिए बताया क्योंकि आप समझ पाओ कि क्या क्या आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई सारे बच्चों को? ओके, तो यहां तक बच्चों पहले आप लोग तैयार करो। आगे हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और एक और जो हमारा टर्म है, उस पर भी वीडियो बनेगा, टेंशन मत लीजिए। और आगे मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कुछ बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी जल्दी से कोई एक वीडियो बना दिए, तो हाँ मैं उस पर भी वर्क जा रहा हूँ करने। एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो बच्चों पूरा पड़ जाए फिर मैं उस पर भी काम करूंगा। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि भैया जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ प्लीज पढ़ते रहो। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों।